सर वो सर को and my presentation topic is biography of Carl Jung. बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन बड़े साइकोलॉजिस्ट आए, मतलब जिनमें फ्राइड था, कार्ल जंग और एडलर था। ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट से इन्होंने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए, अब हम एक्सप्लेन किए, जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इनका एक अहम रोल कंसिडर किया जाता है। तो जिसका हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको वो कार्ल जंग है। कार्ल जंग बड़ा अहम बंदा था, मतलब इसने साइकोलॉजी में इसके नजरियात ने काफी तहलका मचा दिया था। और ये फ्राइड से इसने फ्राइड के साथ वैसे काम किया था फ्राइड से, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। फ्राइड के साथ इन्होंने काम किया और फ्राइड इनको अपना बेटा कहते थे। फिर बाद में इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। अगर हम कार्ल जंग की पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगर हम इनको डिवाइड करें तो सबसे पहले इसकी अर्ली लाइफ आती है। सेकंड में फ्राइड के साथ इनके मतलब ताल्लुकात या शराकतदारी, दोस्ती वगैरह आ जाती है। और थर्ड में अनकॉन्शियसनेस आता है। और फोर्थ में इनकी मतलब इनका मुकम्मल इन्होंने पर्सनालिटी का मुकम्मल तज़किया किया था। और सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ आती है। इन्होंने इनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी मतलब के 26 जुलाई 1875 को कैसवल के छोटे कस्बे में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम पॉल एकालिस था और इनकी वालिदा का नाम एमिली था। इनका ये एक सर तो सुन ही नहीं रहे। इनकी इनके ये एक पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे, मतलब इनके जो ये काफी ज़हीन थे। इनके जो रिलेटिव थे वो इनकी काफी हेल्प कर देते थे स्टडी में। तो इनकी जो वालदा थी, उनकी पर्सनैलिटी वो डबल पर्सनैलिटी थी इनकी वालदा की। तो इन्होंने अपने बचपन में बहुत से अजीबो-गरीब वाक़यात देखे, मतलब इन्होंने बहुत कुछ ऐसा फेस किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस पे बेस बना के उन्होंने मतलब उसी बेस पे इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनकी जो वालदा थी वो डबल पर्सनैलिटी की थी, मतलब कि वो जब मतलब कि रात को उनको भूत नज़र आते थे और या वो अकेले में बैठ के बातें करती थी। जंग ने ये सब देखा, मतलब उन्होंने फिर इस चीज़ का तज़किया करना शुरू कर दिया। उसके अलावा उनकी जो मदर थी, मतलब कि जब वो बहुत कभी-कभी वो डिप्रेस्ड हो जाती थी, हॉस्पिटल से जब वो आती तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। कार्ल जंग के अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छा था और लेकिन अपने नहीं मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन वालिद के साथ ना उसका कार्ल जंग का मतलब रिलेशन अच्छा था। और फिर बाद में उसके जो वालिद थे उनका कहना था कि मतलब चर्च में काम करे, मतलब उसके वालिद भी चर्च में काम करते थे। तो उनका था कि कार्ल जंग भी चर्च में काम करे, चर्च की एक्टिविटीज में हिस्सा ले। लेकिन लेकिन उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उनका मतलब शुरू से था चीजों को जानना, पर्सनालिटी का तज्जिया करना। तो उन्होंने तो फिर उन्होंने वो अपने फादर के वो मतलब काम के खिलाफ थे। फिर उन्होंने अपनी स्टडी मतलब के कंटिन्यू रखी। तो वो जब वो स्कूल में दाखिल हुए तो उनकी मतलब लाइफ में ऐसे मोमेंट आए जो उनको हिला कर रख देते थे। वैसे उनकी जो पर्सनैलिटी वो डबल ही थी, मतलब वो अजीब थी। वो खुद कहते थे कि मेरी पर्सनैलिटी भी अजीब है, डबल है। तो उसके साथ मतलब कि उनके साथ जो भी कुछ मतलब कि बचपन में होता वो चीज़ों को साथ साथ मतलब नोट करी जा रहे थे, ताकि उसका मतलब कि वो बाद में तजज़िया कर सके कि इसके पीछे वजूहात क्या है। वो अपनी मतलब याददाश्त वगैरह सब वो नोट करे जाते थे साथ साथ के, मतलब इसका तजज़िया कर सके। एक दफ़ा स्कूल में इनको किसी लड़के ने मतलब धक्का दे दिया, तो वो मतलब बेहोश हो गए थे। फिर जब वो बाद में बिल्कुल मतलब जब वो होश में आए तो उनके अंदर एक खौफ बैठ गया कि अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे फिर बाद में धक्का मिलेगा और मैं बेहोश हो जाऊँगा। बाद में उन्होंने इस मकसद को मद्देनज़र रखा और जब ये चीज़ें उनके माइंड में आना शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा ही करने लग जाऊँ और मैं खौफज़दा होने लग जाऊँ तो फिर मैं अपने मकसद तक नहीं जा पाऊँगा। फिर इन्होंने इस मकसद के लिए फिर दोबारा कोशिश की, मतलब वो जब स्कूल जाते थे फिर मतलब वो बेहोश हो जाते थे। मतलब इन्होंने फिर के इस चीज़ का सोचा कि किस तरह इन सब चीज़ों को किस तरह माइंड को मतलब कि कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद अलावा इन्होंने मतलब अपनी मेडिकल फील्ड को अपनाया था। तो 1895 में इन्होंने अपनी मेडिकल की जो तालीम थी वो हासिल कर ली थी, कंप्लीट कर ली। फिर बाद में इन्होंने अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोला था।
और 1905 में मतलब ये सीनियर डॉक्टर भी बन गए थे। काफ़ी किस्मत इन पर मेहरबान हुई कि वो सीनियर डॉक्टर बन गए। उन्होंने अपना फिर 1906 में इन्होंने इंडिपेंडेंट अपना काम शुरू किया था। फ्लाइट की तरह अपने मतलब मरीजों को बुलाना शुरू किया और उसका उनका तजिया करते थे, मरीजों को चेक करते थे। उसी तरह 1906 में इन्होंने डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन मतलब वो पब्लिश की थी। और फ्राइड के पास भी इसकी एक कॉपी थी। फ्राइड को भी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि ये तो इंसान बहुत काबिल है कि मतलब ये मेरे साथ टक्कर ले सकता है। उन्होंने मतलब जो उसने काम लिखा है, मतलब जैसे वो मरीजों का तजिया करता है, इसी तरह उसने जैसे मैं करता हूँ मरीजों का तजिया, वैसे ही इसने किया है। तो और कैसे उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। फिर बाद में इनके दरमियान मतलब दोस्ती बढ़ती गई इनमें। इनकी काफ़ी वो इनका आपस में हो गया था। फ्राइड इनको अपना बेटा समझने लगे, लेकिन फिर बाद में इनके दरमियान होने लगा था। उनके जो फ्राइड जो योंग था, वो मतलब के वो उनके उनके व्यूज को गलत कहता था। तो इस तरह उनको गुस्सा आता था, मतलब कि ये कैसे मतलब जिसको सिखाया मैंने सिखाया मतलब वो ही मुझे ही मतलब गलत कह रहा है, मेरे व्यूज को, मेरी थ्योरी को। तो मतलब पहले जो था इनका अनकॉन्शियसनेस में फ्राइड ने कहा था कि इड और ईगो के दरमियान अनकॉन्शियसनेस आता है जो दोनों को कंट्रोल करता है। और बाद में लेकिन युंग ने कहा था कि ठीक नहीं है। इसने अनकॉन्शियस को डिवाइड किया था दो हिस्सों में, पर्सनल अनकॉन्शियस को, दूसरे को कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए इन दोनों का तजरिया बहुत जरूरी है। इसके अलावा अ, अ, बस आगे आपको ये 1961 में इसकी मतलब डेथ हो गई थी। और बाकी अब आपको सना इकरा बताएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट प्रेजेंट करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रेजेंट करना शुरू करें। सर नेक्स्ट जी सर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज इकरा नफीस। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज बेसिक कांसेप्ट ऑफ कार्ल युंग। कार्ल युंग ने in order to distinguishing on approach to psychology from the others and come before Jung felt the needed the unique name Freud, of course, had the chosen term psychoanalysis, whereas Alfred Adler had chosen individual psychology. जैसा कि कार्ल युंग ने फ्राइड के कॉन्सेप्ट्स को मतलब कि रिफ्यूज किया था। कार्ल युंग ने जितने भी जो कॉन्सेप्ट फ्राइड ने स्टेप बाय स्टेप दे, उनको ये इसने मतलब कि रिफ्यूज किया था कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। लाइक जब फ्राइड का ज्यादातर जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, उसका जो ज्यादा काम था वो अनकॉन्शियस पे था। लेकिन जो कार्ल युंग था, ये कोई यूनिक नेम मींस के साइको एनालिसिस एडलर ने ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट जब किया या जैसे भी कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक टर्म को साइको एनालिसिस का नाम दिया। और फ्राइड ने इनके नाम मतलब कि ये यूनिक नेम इसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को मतलब कि एक टर्म बनाया। और कार्ल युंग ने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में दोनों में डिफरेंस डिफाइन किया। फ्राइड का ज्यादातर कॉन्सेप्ट अनकॉन्शियस में था। वो कहता था कि हमारी जो मतलब कि ज्यादातर जो ज्यादा काम है वो अनकॉन्शियस में होते हैं। इसने योंग ने सारा काम जो है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान डिफरेंस, फ्राइड ने ज्यादातर अपने तजर्बात कॉन्शियस पे किए। इसका कहना था कि सिगमेंट जो अनकॉन्शियस है, ये इमेजेस और विशेस, काफी हर्डल्स जो भी है, वो ज्यादातर ये चीजें हमारे अनकॉन्शियस में होती है। सम टाइम ये इंसान के लिए पेनफुल भी होती है। लाइक कोई ऐसा इवेंट जो हमारी जिंदगी में से गुजर गया है, किसी की डेथ है या किसी का कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा मोमेंट जो हमें याद आता है, ये सारा कुछ अनकॉन्शियस में है। तो ये वाली जो विशेज है, ये जो अनकॉन्शियस है हमारा, सम टाइम हमें पेनफुल भी होता है हमारे लिए, मतलब कि दुख भी हमें होता है इस वजह से।
नेक्स्ट है कि कार्ल जंग ब्रोक ऑफ विद फ्राइड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लुएंस अनकॉन्शियस। इसने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ज्यादा डिफाइन किया। डायनामिक साइकिक फैक्टर्स हैं कार्ल जंग के, बिलीव इन द डायनामिक interaction between the conscious and unconscious minds in a quiet manner quite similar the processed by Freud. An important element of the Jung psychic and libido found of the nature opposites. Indeed, all of the nature is the composed of the opposite. इसका जो बिलीव था कार्ल जंग का, इसका बिलीव था कि जो भी कुदरती तौर पर चीजें हैं, कोई भी चीज है बेसिक जो हमारे पास मतलब कि है, इसका ऑपोजिट है। बाय नेचर हमें उसका ऑपोजिट मिल रहा है। लाइक कोई मेल है तो उस फीमेल है, इसका इंटरेक्शन हो रहा था। ये इसने बहुत अच्छे तरीके से इसने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। जो भी दुनिया में है उसका है तो वो गर्म भी है, मेल फीमेल। जैसे उसने पहली स्टेज में ऑडिपल कॉम्प्लेक्स फ्राइड ने कॉन्सेप्ट अपना दिया था कि मेल अट्रैक्शन करता है फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ, लाइक फादर और डॉटर का और बेबी बॉय का मदर की तरफ। ये जो कॉन्सेप्ट थे इसने फ्राइड ने दिए थे। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को इसने कार्ल जंग ने कहा कि अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग the two layers of unconscious, according to the Carl Jung, unconscious have two main layers. Two main layers, upper layer, upper and lower. Upper layer को personal conscious, personal अनकॉन्शियस कहा गया, और लोअर लेयर को कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये दोनों लेयर जो है ऑल टाइम इंसान में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसने कहा कि पर्सनल अनकॉन्शियस जो है हमारे अंदर, हमारी वो तमाम विशी डिजायर जिनको हम कभी पूरा, जब इंसान को ज्यादा मतलब कि इनकी तरफ वो पेनफुल भी होती हैं। The unconscious mind, perhaps Jung most contribution between a personal unconscious and collective unconscious. The personal unconscious is not entirely different, the process prior to it more exhaustive. इसका कहना था कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो रेटिंग है, उसके जो ग्रेड आए हैं वो लॉयर हो गए हैं, तो वो उसको फुलफिल नहीं कर सका। तो वो हमेशा ऑल टाइम उसके माइंड में वो सेट रहता है, तो वो किसी और फील्ड में जाता है या वो कोई और काम कर रहा है, तो उसको वो ऑल टाइम चीजें जो है वो रिमाइंड हो जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। लाइक जैसे पहले बताया गया कि कार्ल जंग जो था एक स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट है, और ये भी पहले मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा था, तो ये मतलब कि नहीं ये उसमें जा सका। भी इसका था, तो उसके भी उन्होंने ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जी सर, थैंक यू सर। यही नेक्स्ट कौन है प्रेजेंट कर रहे हैं? नेक्स्ट कौन है वो प्रेजेंट करना शुरू करे? जी सर, मैं करने लगी। सर करूँ स्टार्ट में? मेरा ख्याल मैं 3 मरतबा कह चुका हूँ कि स्टार्ट करे, तो इसका मतलब स्टार्ट करते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक है कॉमन आर्chetypes इन यंग थ्योरी ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस।
सर इसमें है सेल्फ, शैडो, एनिमा, एनिमस, पर्सोना, हीरो, वाइज ओल्ड मैन एंड ट्रिक्सर। सर फर्स्ट पे है सेल्फ। सेल्फ बुनियादी तौर पर खुद शनासी का नाम है। हिस्टोरिकली अकॉर्डिंग टू यंग, सेल्फ जो है किसी पर्सन में शऊर और लाशऊरी तौर पर यकजा होने और पूरी तौर पर नफ्सियात की नुमाइंदगी करने का इशारा है। फॉर यंग, यंग के लिए सेल्फ जो है वो इनकम्पेंसिंग वॉल है जो एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शैडो। शैडो बेसिकली क्या होता है, कार्ल यंग ने शैडो को पर्सनालिटी का अननाउन तारीखी पहलू बताया है। अकॉर्डिंग टू यंग, शैडो इंस्टिंक्टिव एंड इरेशनल की वजह से साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन का शिकार है। इन विच पर्सनल इन्फ्योरिटी, मतलब कि किसी दूसरे में अखलाकी कमी समझी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमा और एनिमस। एनिमा और एनिमस को कार्ल यंग के स्कूल ऑफ एनालिटिक साइकोलॉजी में थ्योरी ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट करार दिया गया है, यानी कि हिस्सा करार दिया गया है। यंग के मुताबिक जो एनिमा है वो मर्द की लाशऊरी नस्वानी पहलू का पहलू है, यानी कि यंग ने जो है एनिमा को फर्द का लाशऊरी नस्वानी पहलू करार दिया है। इसके बाद जो एनिमस होता है, यंग ने एनिमस को वुमैन का बेहुदा मर्दाना पहलू करार दिया है। अकॉर्डिंग टू यंग, हर शख्स पर्सनल साइकी से बालातर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सोना। पर्सोना क्या होता है? पर्सोना एक प्रोटेक्टिव कवर और मास्क है जो हम एक स्पेसिफिक इम्प्रेशन बनाने और करने के लिए दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। सपोज, अपने बातन को छुपाएं, यानी कि हम अपने बातन को छुपाते हैं, यानी हिस्टोरिकली अलामती तौर पर नुमाइंदगी। फॉर एग्जांपल इसमें कोड आ जाता है और मेंटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीरो। हीरो क्या होता है? हीरो वो जो एक बुराई पर काबू पा ले, मतलब डिस्ट्रक्शन आ जाता है इसमें। डेथ ऑफ्टन हैज अ मिराकुलिकली बट हम्बल बर्थ। हिस्टोरिकली, जिसकी नुमाइंदगी जैसे कि एंजल्स, क्रिस्ट दी रिमेंबर्स और आ गॉड मैन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट ट्रिक्सर। ट्रिक्सर क्या होता है? आ चाइल्डिश करेक्टर विद pronounced physical aptitudes, seeks only gratification and can be cruel and unfeeling। मतलब कि एक बचकाना किरदार जिसके साथ जिस्मानी भूख सिर्फ तस्कीन हासिल करना चाहती है, और ये जालमाना भी हो सकती है, ये तस्कीन यानी कि जालमाना भी हो सकती है हिस्टोरिकली, जैसे जानवर सच एज ब्रीव रैबिट्स। सर हो गया मेरा। नेक्स्ट कौन है? और वो कहते थे जब जो है आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंट करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My name is Sana and roll number is 1520. My topic personality type। जहाँ सबसे अमली जंग में ये सबसे एक है। जंग ने जितनी पर्सनालिटी टाइप थी, ये थ्योरी बहुत चली। जंग ने इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी किए। इसने पर्सनालिटी टाइप थ्योरी पे बहुत काम किए, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की, जिसे इसका बहुत असर किया। फिर जितनी भी पर्सनालिटी टाइप पुरानी रिसर्च पे लिखा था, इस रिव्यू में जंग का फेवरेट अमेरिकन सोलजिस्ट विलियम जेम्स। फिर इसने इसके ऑपोजिट पर्सनालिटी टाइप जंग एम्फिजिया किया कि इसके जो विलियम जेम्स इसकी पर्सनालिटी टाइप किए थी रिलेशनिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, आइडियलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म। जेम्स जो भी रिसर्च की थी
पर्सनैलिटी टाइप के जोंग ने इसको ही आगे सीख बना बेस बनाया था, पर्सनैलिटी टाइप बनाई थी। इसमें 4 फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन जो कि इसके माहौल के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते थे। जोंग के 4 फंक्शन बताए थे, जिस तरह हम अपने माहौल के मुताबिक डील कर सकते हैं, और वो तरीके ये हमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिसके हिसाब से आएंगे थे। फिर सबसे पहला क्वेश्चन था, 2 पेयर बनाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पेयर था थिंक वर्सेस फीलिंग, यानी हम सोचते हैं, हम ये में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हैं कि सेमेस्टर के लिए आप उनसे सब्जेक्ट करेंगे, तो आप वहाँ पे वो सब चूज करेंगे जो आप पसंद है। फिर आप वो करेंगे जो आपकी जरूरत हो। जब आपको जो आपको पसंद होगा वो इंट्रोवर्ट हो, जो आपकी जरूरत होगा एक्सट्रोवर्ट होगा। इस एग्जांपल अगर हम अपनी फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपनी इसका सब्जेक्ट चूज करें। अगर हम इसे कहते हैं फीलिंग इज वैल्यू बेस्ड। अगर आप थिंकिंग को वैल्यू देते हैं, आप अपनी जरूरत सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसे कहते हैं थिंक इन्वॉल्व इंटेलेक्ट। आगे सेकंड पेयर अपोजिंग पेयर बनाया था, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। सेंसिंग मतलब है किसी चीज को महसूस, किसी चीज का एहसास होना। इंट्यूशन का मतलब होता है अंदेशा, इल्हाम, जैसे हमेशा होता है किसी चीज का हाँ ये चीज हो सी है। सेंसिंग में हमने ये बताया कि एनवायरनमेंट को हकीकत वजह दो, को महसूस करो। मतलब अगर आप किसी चीज को रियलिटी में महसूस करोगे तो आप इसके में मौजूद का एहसास होगा। और इंट्यूशन ये है इंट्यूशन मिस्ट्री, यानी कोई चीज हो भी है, इसका दिशा हो सकता है, नाम हो सकता है। जंग ने जोर इंट्यूशन पे ही दिया। जंग ने बताया था कि 4 फंक्शन और 4 फंक्शन 2 टाइप को डिस्क्राइब थे और मिलकर आप तरह की पर्सनैलिटी आती है। फिर ने ये भी कहा कि कॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड यानी हमारी जो है इस पे 4 फंक्शन का बहुत असर होता है। फिर ने कहा था कि हमारी जो ईगो है वो इंट्रोवर्ट हो सकती है और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती है, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड हम अपने ख्यालात वहां तक महसूस भी कर सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते। अगर हम किसी बता सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होगा, नहीं बता सकते तो वो इंट्रोवर्ट होगा। तो अगर हम कॉन्शियस को कंट्रोल नहीं करते और ख्यालात को पता चल जाते हैं तो वो इंट्रोवर्ट होगा। जो ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा करती है। इसके मुताबिक हम पर्सनैलिटी को मैयर करके इंस्ट्रूमेंट और इस मुताबिक कोई भी रियल लाइफ के मुताबिक डिसीजन भी आसानी से ले सकते। सर बस मेरा यहाँ था छोटा है इसकी। आवाज बंद हो गई है। नेक्स्ट अगर हो गया है आपका कंप्लीट तो नेक्स्ट प्रेजेंट करें। नेक्स्ट महानूर। अस्सलाम वालेकुम। I am Mahnoor. I am Mahnoor with roll number 1602. My presentation topic is Carl Jung's 8 personality types. Carl Jung ने 8 personality types बताई थी, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग। इसमें जो आमतौर पर जो लोग होते हैं वो अपनी जात तक मरकूज रहते हैं। इनके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जात होती है, ये सिर्फ अपनी जात को तरजीह देते हैं, अपने ख्यालात, अपने एहसासात और अपनी फीलिंग्स को तरजीह देते हैं। दूसरे किसी से ये बातचीत करना तक पसंद नहीं करते, ना ही ये किसी और इंसान को पसंद करते हैं। ये मुतसादम किस्म के इंसान होते हैं, मतलब फसादी टाइप के जो इंसान होते हैं उनमें आते हैं। ये अपने ऊपर तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर कोई इन पर तनकीद करता है तो उस पर हमला करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और दूसरों का साथ बिल्कुल नहीं देते। कोई इनसे हेल्प मांगे तो ये कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ये अकेले वक्त गुजारना पसंद करते हैं। इनमें कुछ सलाहियतें होती हैं कि हर किसी पर रोब झाड़ना और लीडरों की तरह जिंदगी गुजारना, इस तरह की किस्म की जिंदगी इनको पसंद होती है। और इंजीनियरिंग और साइंस वगैरह जैसे शोबे जात होते हैं, इनमें इनका काफी इंटरेस्ट होता है, इनमें ये अच्छे भी होते हैं। और नेक्स्ट है इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग्स। इस किस्म के जो लोग होते
होते हैं ये ज्यादातर खामोश रहते हैं, इनके बहुत ज्यादा जज्बात जो होते हैं वो गहरे रखते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने जज्बात ये किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। इनको ज्यादातर दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, अकेले रहना पसंद करते हैं। और दोस्त ये दूसरों के लिए ये मशकूक किस्म की शख्सियत में आते हैं। अपने अगर इन्होंने कभी जज्बात का इजहार करना हो तो ये अपने जज्बात का इजहार मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे। मतलब डायरेक्ट पीपल जो होते हैं वो नहीं है, इनडायरेक्ट वे में बात करेंगे और इनडायरेक्ट वे में ही अपनी ख्यालात और अपनी फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचाएंगे और ज्यादातर खामोश और अलोन रहना पसंद करेंगे। और नेक्स्ट आता है इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। ये लोग जो होते हैं ये शदीद किस्म के हकीकत पसंद होते हैं, रियलिटी इनको पसंद होती है, अपने आप से ये लुत्फअंदोज होते हैं, जबकि इनकी पर्सनैलिटी इनके लिए भी और दूसरों के लिए भी इंटरेस्टिंग होती है, दिलकश होती है। और दूसरे लोग भी इनकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को पसंद किया जाता है। और इनकी पर्सनैलिटी काफी होती है, मतलब इनको समझना मुश्किल होता है। अगर आप इनकी पर्सनैलिटी में जानने की कोशिश करते हैं तो इसके जानना और इनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है ये फैसला करना काफी मुश्किल होता है, इनके बारे में समझना आसान नहीं होता। और नेक्स्ट आता है इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव। इसको कॉरल जंग ने इस किस्म के जो लोग होते हैं इनको एक्सपेक्टेड बिहेवियर का नाम दिया है इनके बिहेवियर को, कि इनके ये जो लोग होते हैं ये नए नए तजुर्बात करना इनको पसंद होता है। हमेशा एक तरह के माहौल में नहीं रहते, इनको एक तरह से के माहौल में रहते हुए ये बोर हो जाते हैं। इनको होता है कि हम नई नई चीजें तलाश करें और नई नई चीजों के बारे में जानें, दूसरों के बारे में इनके जो क्या सलाहियतें हैं हमारे साथ वालों के, हमारे कॉलीग्स में क्या सलाहियतें हैं ये भी हम देखें। दूसरों की पर्सनैलिटीज में भी काफी इंटरेस्ट शो करते हैं और अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प भी करेंगे। इवन किसी को सलाहियतें के बारे में किसी को एडवाइस देना वो भी देंगे। इनमें इतनी सलाहियत होती है कि ये किसी को भी कोई एडवाइस देंगे, कोई मशवरा वगैरह शेयर करेंगे तो वो मान लेता है, किसी को भी किसी काम के लिए कन्विंस कर सकते हैं और दूसरों की सलाहियतों के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि अपनी लाइफ ये बिल्कुल दूसरों के मशवरे के बगैर गुजारना पसंद करते हैं। पहले तो ये किसी से मशवरा लेना पसंद नहीं करते और अगर कोई किसी किस्म का मशवरा देता भी है तो ये उससे मशवरा लेंगे लेकिन उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे कि पहले भी सबको पता है कि कॉरल जंग जो था वो फ्राइड के नजरिए से इसने इख्तिलाफ किया था। फ्राइड ने सारा अपने नजरिए में अनकॉन्शियस पे जोर दिया, लेकिन जो कॉरल जंग है ये कहता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स की वजह से बनती है। उसके अगर बचपन में आपके पेरेंट्स के दरमियान इख्तिलाफात रहते हैं, उनके तल्लुकात अच्छे नहीं होते तो बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। लेकिन अगर उसको इस हालात में कोई अच्छा टीचर मिल जाता है जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है, जो उसकी मदद करता है, तो और अगर वो टीचर सिखाने वाला होगा और बच्चे की पर्सनैलिटी को समझने वाला होगा और अगर वो इसकी पर्सनैलिटी को तरक्की देगा कि उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा अच्छे तरफ, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी संभल सकती है। अदरवाइज अगर उसके पेरेंट्स या टीचर्स में से दोनों ही ऐसे नहीं है, उसको समझने वाले नहीं है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और अगर दोनों में से पेरेंट्स या टीचर्स में से कोई एक भी उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। पर योंग का यही कहना था कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी या किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी उसकी टीचर्स या उसके पेरेंट्स की वजह से बनती है। इसके अलावा इसने थिंकिंग पर काफी बोला है कि इंसान जिस तरह की थिंकिंग रखता है वो उसकी थिंकिंग उस पर बहुत ज्यादा करती है। इसने एक लड़के का वाकया बताया था कि उसको लगा था कि शायद कोई लड़की मुझसे मोहब्बत करती है और जब इसको पता चला कि वो नहीं करती, उसको धोखा मिला प्यार में, तो उसने एक दरिया के किनारे जाकर दरिया में छलांग लगा दी और खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन जब वो दरिया में लेटा था जा रहा था तो उसकी नजर सितारों पर पड़ी और उसने सोचा कि ये जो सितारे हैं इन्होंने भी मोहब्बत की होगी, इनको भी नहीं मिली होगी। और तब मतलब उस वक्त पे इसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी और वो जिंदगी की तरफ वापस आ गया। इस तरह इंसान की थिंकिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है, जो जैसे वो सोचता है वैसे ही वो करता है। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो उसकी लाइफ भी पॉजिटिव बेस की तरफ जाएगी एंड अगर वो नेगेटिव थिंकिंग रखेगा तो वो ऑफ कोर्स वो सुसाइड जैसे ख्यालात की तरफ जाता जाएगा। इसने फ्राइड की जो बात थी उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया था। ओके, थैंक यू सर।
नेक्स्ट है कोई? नेक्स्ट है कोई? जी सर, बख्तावर। बख्तावर, आपका टर्न है अब। करे स्टार्ट। कहाँ चले गए हैं बख्तावर? बख्तावर, आपका टर्न है आप नाउ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। करे स्टार्ट। सर आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है आवाज, आप प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, my name is Bختاور and my roll number is 1568. सर, मेरा जो टॉपिक है नेटवर्क टू डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टाइम ऑफ टुमारो कॉजली अनरिलेटेड इवेंट ऑफ द सिमिलर मीनिंग. It particularly refers to the simultaneous occurrence of the particular psychotic states with one or more external events that have a meaningful parallel to one's current experience or states of mind.